हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आईटीआई के फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से रिलेटेड जो मीटरिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आईटीआई के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एसटी रूल होता है तो का मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, खा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, गा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑप्शन खा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे एसटी रूल होता है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसे समझिए, जो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो जब हम किसी कंपोनेंट को मेज़र कर रहे हैं, मान लो ये आपका एक कंपोनेंट है, इसको अगर मुझे मेज़र करना है कि इसका लेंथ कितना है, तो मैं डायरेक्ट अपने एसटी रूल को उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो मुझे डायरेक्टली पता चला एसटी रूल से कि इसकी लेंथ कितनी है, इसलिए हमारा एसटी रूल जो है क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन का नॉमिनल साइज, ऑप्शन खा वास्तविक साइज, या ऑप्शन घा निर्दिष्ट साइज, या ऑप्शन घा स्केल साइज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित करना चाहिए, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन खा वास्तविक साइज। कभी भी हम किसी भी कंपोनेंट की माप लेते हैं तो हमें उसका एक्चुअल साइज पता होना चाहिए, उसका निर्धारित बिल्कुल होना चाहिए, तभी हम कंपोनेंट की मेज़र कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ को हमें मेज़र करना है तो हम मान लो हमें 25.5 mm मेज़र करना है, तो ये इसका एक्चुअल साइज होता है जो कि ये पहले से निर्धारित होना चाहिए, तभी तो हम इसको मेज़र कर पाएंगे। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है उसकी माप लेते समय जो वास्तविक साइज है वो निर्धारित होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टील रूल की धातु होती है, मतलब कि जो हमारा स्टील रूल बना होता है वो कौन से मटेरियल है, कौन सी धातु का बना होता है? ऑप्शन का ब्रास, ऑप्शन खा जिंक, ऑप्शन गा स्टेनलेस स्टील, या ऑप्शन खा कास्ट आयरन। तो जो हमारा स्टील रूल होता है वो जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। तो जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा स्टेनलेस स्टील। चलिए चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन का है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन खा है वर्नियर हाइट गेज, या ऑप्शन गा है स्लिप गेज, या ऑप्शन खा है बेवल गेज। तो हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है ट्राई स्क्वायर। चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये होता है ट्राई स्क्वायर, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है स्टॉक, और इसको बोला जाता है ब्लेड, जो कि 90 डिग्री पे या सम कोण पे फिक्स किए हुए रहते हैं। इसके ब्लेड की सहायता से हम किसी भी जॉब की समतलता या फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, और जबकि स्क्वायरनेस चेक करना हो तो हम ब्लेड और स्टॉक की सहायता से स्क्वायरनेस भी चेक कर सकते हैं। जो तो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ट्राई स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? अप्रत्यक्ष मापी मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन का है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन खा है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन गा है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, और ऑप्शन घा है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन का इनसाइड कैलिपर, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है अप्रत्यक्ष मापी औजार मतलब कि इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इसको बोला जाता है इनसाइड कैलिपर। चलिए मेजर करते हुए एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्लॉट है, यहाँ पे जो स्लॉट दिख रहा है, स्लॉट को मेजर किया जा रहा है। ये हमारा इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड मतलब अंदरूनी जो स्लॉट है उसको मेजर किया जा रहा है। तो बताइए इस कैलिपर से मेजर कर रहा है तो हमें पता चला क्या कि ये स्लॉट जो है कितना चौड़ा है? जी बिल्कुल नहीं चला। तो हमने जो है इस इनसाइड कैलिपर से माप तो लिए कि कितना मतलब इसका स्लॉट है उसको
हम इस कैलिपर से ले लिए, लेकिन हमें पता चला कि कितना चौड़ा नहीं। अब हमें एक्चुअली इसका रीडिंग जानने के लिए जो है इस कैलिपर को हमें स्टील रूल पे ले जा के रखना होगा। तो स्टील रूल पे ले जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका जो स्लॉट की चौड़ाई है वो कितना है। इसीलिए जो हमारा इनसाइड कैलिपर है वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो हमारा जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का इनसाइड कैलिपर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है या लंबाई की इकाई क्या होती है? ऑप्शन का इंच, ऑप्शन खा फुट, या ऑप्शन गा सेंटीमीटर, या ऑप्शन घा मीटर। तो जो हमारा ऐसा यूनिट होता है उसका लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है। तो आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीटर। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से हम किस ऑप्शन के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ नहीं करते? तो आपका ऑप्शन का है समकोण मापना, ऑप्शन खा है स्क्वायरनेस चेक करना, ऑप्शन गा है किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना, और ऑप्शन घा है वर्क पीस को 90 डिग्री पे सेट करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का। जो समकोण मापने का, मेजर करने का काम है वो ट्राई स्क्वायर से नहीं करते, क्योंकि जो ट्राई स्क्वायर है वो एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो ट्राई स्क्वायर है वो 90 डिग्री चेक करता है, स्क्वायरनेस चेक करता है, समकोण चेक करता है, लेकिन मेजर नहीं करता है। चलिए आपको ट्राई स्क्वायर ये आपने पहले भी इसको डायग्राम में दिखाया था। तो जो ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये जो है चेक करता है, ना कि मेज़र करता है। जो तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन का समकोण मापना। मतलब समकोण मापने का काम जो है हमारा ट्राई स्क्वायर नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? आपका ऑप्शन का है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन खा है स्टील रूल, ऑप्शन गा है स्टेरेज, और ऑप्शन घा है रिंग गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष मापी औजार। तो हमारा जो स्टील रूल है वो कौन सा है? प्रत्यक्ष मापी या डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा स्टील रूल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? ऑप्शन का 0.01 mm, ऑप्शन खा 0.02 mm, ऑप्शन गा 0.05 mm, या ऑप्शन घा 0.5 mm। तो इसमें जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि कम से कम कितनी माप। इसका बोलने का मतलब है कि कम से कम मतलब एलसी मतलब जो है लीस्ट काउंट या अल्पतमांक भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब है कि स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है या फिर कम से कम कितनी माप ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन घा या ऑप्शन डी 0.5 mm। हम जो स्टील रूल की सहायता से 0.5 mm तक की एक्यूरेसी से माप ले सकते हैं। जैसा कि आपको इस स्टील रूल में दिख रहा होगा, जो नीचे जो ग्रेजुएशन बने हुए हैं ये जो mm में बने हुए थे, और ये जो आपको एक एक ग्रेजुएशन दिख रहा है ये जो है 0.5 mm की दूरी पे बने हुए रहते हैं। तो जो हम स्टील रूल की सहायता से कितना कम से कम 0.5 mm की एक्यूरेसी से मेज़र कर सकते हैं या माप ले सकते हैं। तो हमारा जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घा 0.5 mm। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग की जाती है? ऑप्शन का 30 डिग्री, ऑप्शन खा 45 डिग्री, ऑप्शन घा 60 डिग्री, या ऑप्शन घा 90 डिग्री। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घा 90 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था जो कि हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसका ब्लेड और स्टॉक को जो है समकोण मतलब 90 डिग्री पे फिक्स किया हुआ रहता है। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है वो 90 डिग्री को चेक कर सकता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। मतलब कि जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल को पूरा एक चक्कर रोटेट कर लेने पर वो थिम्बल जो है कितना आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। चलिए देख लेते हैं कैसे, एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर।
इसको बोला जाता है एनविल, इसको बोला जाता है स्पिंडल, और ये होता है फ्रेम, और ये होता है स्लीव, और इसको बोला जाता है थिम्बल। तो थिम्बल पे आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा। जब इस जीरो को हम यहाँ पे अपने फिंगर से रोटेट करेंगे तो ये घूमेगा, तो ये वापस जब जीरो पे आ जाएगा तो हमारा जो थिम्बल है वो आगे कितना मूव करेगा। तो जो हमारा थिम्बल जो है एक चक्कर पूर्ण करने पर 0.5 mm मूव करता है, मतलब कि हमारा जो स्पिंडल है कितना आगे निकलेगा, 0.5 mm आगे निकलेगा। मतलब कि थिम्बल जो है एक चक्कर पूर्ण कर लेने पर कितना 0.5 mm आगे जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। ऑप्शन का 1 मिनट, ऑप्शन का 5 मिनट, ऑप्शन का 10 मिनट, और ऑप्शन का 25 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन का 5 मिनट, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। देखिए इसमें बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज होता है, यहाँ कंफ्यूज हुए भी हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पूछ देता है कि बेवल प्रोटेक्टर, अगर किसी क्वेश्चन पे मिल जाता है कि बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वहाँ पे आप लगाओगे 1 डिग्री। जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। लेकिन अगर आपको पूछ दिया कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वो होता है हमारा 5 डिग्री। चलिए 5 मिनट। चलिए आपको एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसको बोला जाता है ब्लेड, और इसको बोला जाता है स्टॉक, या आप बीम भी बोल सकते हैं। और ये हमारा होता है ऊपर वाला जो भाग दिखा रहा है गोल से, वो होता है हमारा मेन स्केल, और ये इसके नीचे जो स्केल बना हुआ दिखा रहा है ये होता है हमारा वर्नियर स्केल। तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है कितने एक्यूरेसी से, 5 मिनट की एक्यूरेसी तक से माप ले सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 5 मिनट। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन का 0.01 mm, ऑप्शन का 0.05 mm, या ऑप्शन का 0.1 mm, या ऑप्शन का 0.5 mm। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। मतलब कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो जो है कितने एक्यूरेसी से, 0.01 mm तक की एक्यूरेसी से माप ले सकता है। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है वो 0.01 mm तक से कम माप ले सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 0.01 mm। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। अगर मान लो हमारा कोई एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसमें जो है निगेटिव एरर है, तो हमें सही रीडिंग कब मिलेगा। ऑप्शन का वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़ने पर, या ऑप्शन का वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को घटाने पर, या ऑप्शन गा वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना जोड़ने पर, या ऑप्शन घ वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना घटाकर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का वास्तविक रीडिंग में जो है नेगेटिव एरर को जोड़ देंगे। मतलब कि आप ये याद रखिए कभी भी अगर हमारा जो माइक्रोमीटर है उसमें अगर निगेटिव एरर है तो जितना निगेटिव एरर रहेगा उसे हमें वास्तविक रीडिंग में जोड़ना है। अगर आपका मान लो किसी माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है तो जितना आपका पॉजिटिव एरर रहेगा उसे आपको एक्चुअल रीडिंग में उतना माइनस करना है। मतलब कि निगेटिव एरर है तो हमें वहाँ पे जितना निगेटिव एरर रहेगा उतना प्लस करना है, और अगर पॉजिटिव एरर है तो जितना पॉजिटिव एरर रहेगा उतना हमें माइनस करना है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जो 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होती है। ऑप्शन खा 0.00 mm, या ऑप्शन खा 0.01 mm, या ऑप्शन गा 25 mm, या ऑप्शन घा 50 mm। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बोला जा रहा है कि 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग पूछा जा रहा है। तो जो हमारा 50 से 75 वाला जो माइक्रोमीटर होगा उसकी जीरो रीडिंग होगी 50 mm, क्योंकि वो जो माइक्रोमीटर आएगा हमारा
जो हमारा माइक्रोमीटर आएगा वो कहाँ से मेजर करने स्टार्ट करेगा, 50 से 75 तक का। यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 50, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका 0 एरर हो जाएगा, 0 रीडिंग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 50 mm। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन का 50 mm। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला जा रहा है कि बाहरी व्यास की संकेंद्रिकता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन का है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन खा है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन गा है डायल टेस्ट इंडिकेटर और ऑप्शन घा है डायल कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन गा डायल टेस्ट इंडिकेटर। मतलब संकेंद्रिता का मतलब बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रिसिटी। जैसे कि आपने लेथ मशीन देखा होगा, लेथ मशीन के हेड स्टॉक में चक में हम एक जॉब फंसाते हैं। जब जॉब को फंसाते हैं तो हमें जो है सेंटरिंग करना होता है। तो सेंटरिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं, इसका जो आउटसाइड डायमीटर रहता है इस पर हम प्लंजर को टिका करके अपना जो जॉब है उसको रोटेट करते हैं और उसको सेंटर करते हैं। जब हमारा सभी पूरे एक सेंटर पे आ जाता है तो प्लंजर जो है हिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मूव करता है, लेकिन अगर वो 0 पे सेट है तो वो बिल्कुल 0 पर ही रहेगा। तो इसी को पूछा जा रहा है कि जब बाहरी व्यास की संकेंद्रिता को चेक करना हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप को क्या कहते हैं। ऑप्शन का 0 रीडिंग, ऑप्शन खा लिस्ट काउंट, ऑप्शन गा मेन स्केल रीडिंग या ऑप्शन घा वास्तविक रीडिंग से 0 एरर घटाया हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले कई बार बता दिया कि जो न्यूनतम माप होता है उसको क्या बोला जाता है, लिस्ट काउंट बोला जाता है। तो जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट काउंट। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें बोला जा रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें जो स्पिंडल पे थ्रेड बने हुए होते हैं, जो स्पिंडल पे ऐसे थ्रेड बने होते हैं, तो जो हमारा थ्रेड बना होता है उसकी पिच का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम जो है थिम्बल को जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो कितना आगे बढ़ता है, 0.5 mm। मतलब कि जब हम थिम्बल को पूरा एक चक्कर घुमा लेते हैं तो हमारा स्पिंडल जो है 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो इसका पिच कितना होगा, 0.5 mm ही होगा। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन का है 0.5 mm, ऑप्शन खा है 0.25 mm या ऑप्शन का है 1.00 mm और ऑप्शन घा है 1.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा 0.5 mm, क्योंकि जो उसका थिम्बल रहता है उसको पूरा एक चक्कर घुमाने पर हमारा स्पिंडल कितना मूव करता है, 0.5 mm। तो उसका पिच कितना होगा, 0.5 mm। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा 0.5 mm। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 माइक्रोमीटर में 0 एरर का क्या अभिप्राय है। जो माइक्रोमीटर में 0 एरर रहता है उसका क्या अभिप्राय है। तो आपका ऑप्शन का है स्पिंडल और एनविल के बीच तुच्छ गैप होता है, या ऑप्शन खा माइक्रोमीटर सही है, या ऑप्शन गा थिम्बल पर 0 का निशान दिखाई नहीं देता, या ऑप्शन घा जब मेजरिंग फेज संपर्क में हो और थिम्बल का 0 तथा स्लीव का डेटम लाइन पर 0 आपस में मिलान कर रहा हो। बिल्कुल दोस्तों ये जो हमारा घा नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। जब हमारा स्लीव का 0, ये हमारा ऐसे स्लीव होता है, स्लीव में ऐसे बने होते हैं, तो यहाँ पे आपका 0 होता है, और ये होता है थिम्बल, तो थिम्बल में भी ऐसे निशान बने होते हैं, ये आपका ऐसे रहता है थिम्बल। तो यहाँ पे थिम्बल पे ऐसे निशान बने होते हैं। जो थिम्बल का 0 और स्लीव का 0 जब मैच करेगा, जब दोनों एकदम मैच कर लेते हैं तब तो हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उस पर कौन सा एरर होता है, उस पर 0 एरर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घा जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो। मेजरिंग फेज, चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। मेजरिंग फेज इसमें किसको बोला जाता है, यहाँ पे जो एनविल और जो आपको स्पिंडल दिख रहा है, जब ये दोनों आपस में मैच करेंगे
तो आपका जो मेजरिंग सरफेस इसी को बोला जाता है। जब दोनों मेजरिंग सरफेस आपस में एक दूसरे को टच करेंगे और जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थिम्बल का जीरो और यहाँ पे जो है स्लीव का जीरो, जब ये मेजरिंग सरफेस आपस में संपर्क कांटेक्ट में रहेंगे और ये जो जीरो और ये जीरो बिल्कुल एक निशान या एक लाइन पे मिल जाएंगे, तो अब हमारा माइक्रोमीटर जो है जीरो एरर होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। जब मेजरिंग सरफेस संपर्क में हो तब थिम्बल का जीरो तथा स्लीव का जीरो डेटम लाइन के आपस में मिलान करते हैं, तब हमारे इसमें क्या है, जीरो एरर होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है। जो दिखाऊंगा अभी आपको डायग्राम में, जो हमारा माइक्रोमीटर में लॉक नट लगा होता है वो क्यों दिया जाता है। ऑप्शन का स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या ऑप्शन खा वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, या ऑप्शन घा वर्क पीस को परिशुद्धता से मापने के लिए, या ऑप्शन घा माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग में न लाया जा रहा। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा में है वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। ठीक है, चलिए आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रोमीटर, इसमें डायग्राम में दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लॉक नट होता है। लॉक नट क्यों, मान लो यहाँ पे हमारा बीच में कोई कंपोनेंट रखा हुआ है, इसको हम मेज़र कर रहे हैं। अब इसको हम थिम्बल को टाइट किए, टाइट करने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइट, पीछे रैचेट रहता है, यहाँ पे पीछे आपको रैचेट रहता है, रैचेट को हम घुमाते हैं। तो रैचेट को जब घुमाएं, ये कंपोनेंट जब ये जो इसका स्पिंडल है ये कंपोनेंट के बिल्कुल सरफेस पे पहुँच गया और जब ये जो रैचेट रहता है उससे चढ़ की आवाज़ आने लगे, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे हमारा रीडिंग जो है फिक्स हो गया। तो रीडिंग जब हम वहीं पे हमारा जो आ गया एक्चुअल, तो हम जो है यहाँ पे जो लॉक नट रहते हैं उसे लॉक कर देते हैं। उसके बाद अपने कंपोनेंट को हटाकर जो हमारा रीडिंग रहता है वो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन का स्क्रू, ऑप्शन खा बोल्ट, ऑप्शन का स्टड, या ऑप्शन घा नट और बोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन घा हो जाएगा। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हमारा क्वेश्चन 22 है, टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो हमारा एंगल होता है, कोण होता है, उसको एक्यूरेसी से मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन का है बेवल गेज, ऑप्शन खा है बेवल प्रोटेक्टर, या ऑप्शन गा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, या ऑप्शन घा है टेपर गेज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, टेपर कोण को परिशुद्धता से मापने के लिए। जब हमें बोला जा रहा है परिशुद्धता मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से, तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो एक्यूरेसी होता है ये होता है हमारा 5 मिनट, और बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है ये होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कोण को मापने के लिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोण को परिशुद्धता से मापने के लिए। तो हमारा इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन का वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्यों, क्योंकि ये 5 मिनट तक के एक्यूरेसी से किसी भी एंगल को मेज़र कर सकता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। आपका ऑप्शन का है 0.1 mm, 0.01 mm, या ऑप्शन का 0.05 mm, और ऑप्शन घा है 0.02 mm। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घा 0.02 mm। चलिए आपको वर्नियर कैलिपर दिखा देता हूँ जिससे आपको भी पता चल जाएगा। ये हमारा होता है वर्नियर कैलिपर। तो हम वर्नियर कैलिपर से कितने एक्यूरेसी तक से 0.02 mm
और इंच में कहा जाए तो 0.001 इंच तक के एक्यूरेसी से माप ले सकते हैं। कितने इंच में? 0.001 इंच। और एमएम में पूछा जाता है तो 0.02 एमएम तक की एक्यूरेसी से माप हम किस में? वर्नियर कैलिपर की सहायता से ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 0.02 एमएम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर को लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका जो है ऑप्शन का है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, या ऑप्शन खा है रैक और पिनियन मैकेनिज्म, या ऑप्शन गा है स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म, या ऑप्शन घा है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन खा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। इसमें जो है लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति को रोटरी मोशन मतलब जो घुमाऊ गति में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो ये किसकी सहायता से किया जाता है? रैक या पिनियन मैकेनिज्म की सहायता से। चलिए आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होता है हमारा प्लंजर। तो ये कौन सा? रेखीय गति करता है। कैसी गति? लीनियर मोशन करता है, रेखीय गति। लेकिन जो ये हमारा होता है इंडिकेटर, ये हमारा कैसी गति करता है? रोटरी मोशन मतलब घुमाऊ गति करता है। तो जो हमारा यहाँ पे जो है मेज़र करते हैं किसी कंपोनेंट को, इसी की सहायता से ऊपर नीचे या फिर मेज़र करना होता है तो इसी के। तो जो हमारा लीनियर मोशन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? घुमाऊ गति या रोटरी मोशन में। ये किसके माध्यम से होता है? रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म की सहायता से। ये आपने लेथ मशीन में भी देखा होगा, लेथ मशीन में भी ये मैकेनिज्म रहता है। तो आपका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है, मतलब कि जो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप लगा होता है वो क्यों दिया जाता है, उसका क्या कार्य है? तो आपका ऑप्शन का है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या ऑप्शन खा है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, या ऑप्शन गा है जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, या ऑप्शन घा है वर्क पीस को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है, क्यों सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, देखिए ये है हमारा माइक्रोमीटर। इसके जो पीछे आपको ये दिख रहा होगा, पीछे यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोला जाता है रेचेट। तो हम इसको रेचेट को अपने दोनों फिंगर से घुमाते हैं। जब हमारा कंपोनेंट, मान लो यहाँ पे एक कंपोनेंट रखा हुआ है, जब ये कंपोनेंट पे इसका जो स्पिंडल जो है आके पूरा टिक जाता है तो रेचेट से जो टर की आवाज़ आने लगती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो सही माप का आ चुका है। इससे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मतलब कि वो प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उससे ज़्यादा प्रेशर से हमें टाइट नहीं करना है। उससे क्या होगा? हमें जो है सही रीडिंग नहीं मिल पाएगा। तो हमारा रेचेट का कार्य क्या होता है? प्रेशर को कंट्रोल करना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा जो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रेशर को कंट्रोल करने का। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? जो हम तो इसका ऑप्शन का है एक मेन स्केल डिवीजन का मान, एक मेन स्केल डिवीजन का मान एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान के बराबर, या फिर जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस एक मेन स्केल डिवीजन का मान, या फिर ऑप्शन गा दो मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर डिवीजन का मान, या ऑप्शन घा एक मेन स्केल डिवीजन का मान प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान जो होता है इसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है।
यदि माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। जैसे कि दोस्तों मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में एक निगेटिव एरर वाला आया था उसमें मैंने बताया था कि अगर निगेटिव एरर है तो हमें जो है वास्तविक रीडिंग में, एक्चुअल रीडिंग में हमें प्लस करना होता है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0.02 mm की क्या है, पॉजिटिव एरर है, और हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो कितना है 25.41 mm। तो जो हमारा 25.41 mm है इसमें पॉजिटिव एरर कितना है 0.02 mm। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो कितना आ जाएगा 25.39 mm। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन का आपका मैच कर रहा है। तो हमारा जो 27 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 25.39 mm। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निगेटिव एरर है। पहले तो आप देखिए कौन सा एरर है, निगेटिव एरर है, और हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो कितना मिल रहा है 40.53, और निगेटिव एरर कितना मिल रहा है 0.03। तो 0.03 को हमें इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव एरर है। तो हम 0.03 को 40.53 में ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 40.56। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा 40.56। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जा सकती है। ऑप्शन का डायल टेस्ट इंडिकेटर, या ऑप्शन खा वर्नियर हाइट गेज, या ऑप्शन ग टेस्ट पीस, या ऑप्शन खा फिलर गेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा टेस्ट पीस। दोस्तों जब भी आपको माइक्रोमीटर देखने का मौका मिले या माइक्रोमीटर मिले तो देखिएगा, जब वो जैसे आप 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर लेके आएंगे तो उसके अंदर एक टेस्ट पीस रहता है। उसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से 50 mm तक की लंबाई होगी। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसके एनविल और स्पिंडल के बीच में जब ये टेस्ट पीस को रखेंगे तो हमारा जो हमारे थिम्बल का जीरो और एनविल थिम्बल का जीरो और जो हमारा थिम्बल का जीरो रहता है और जो हमारा स्लीव का जीरो रहता है वो बिल्कुल आपस में मैच करता है। तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर कैसे चेक करेंगे 50 से 75 mm वाला का टेस्ट पीस की सहायता से। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें बोला जा रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीज़न का मान क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसके स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीज़न का मान कितना होता है। का आपका ऑप्शन का है 0.5 mm, या ऑप्शन खा है 1 mm, या ऑप्शन गा है 1.5 mm, या ऑप्शन खा है। तो दोस्तों इसका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। क्योंकि जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वहाँ पे जो निशान बने हुए होते हैं वो जो है 0.5 mm की दूरियों पे बने होते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको जो है स्लीव बोला जाता है। क्या चीज़, इसको जो है स्लीव बोला जाता है। तो स्लीव पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है एक और निशान, ये जो है 1 mm का निशान है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको एक और निशान दिख रहा होगा, जो नीचे निशान है वो कौन सा है 0, 0 के बाद ये ऊपर ये 0 हो गया, और ऊपर वाला जो निशान दिख रहा है वो 1 का हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है एक और लाइन, ये कौन सा है 0.5 का है। तो जो हमारे स्लीव पे निशान बने होते हैं वो कितने पे बने होते हैं 0.5 mm पे बने होते हैं। तो जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का 0.5 mm। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ये आपका हो जाएगा पार्ट बी।
आशा करता हूँ कि आज का जो जितना भी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। और आप पार्ट बी का इंतज़ार की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके वर्नियर माइक्रोमीटर और भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनसे जुड़े हुए मैं आपको सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। अगर आपको इसमें पूरा क्लियर आउट नहीं हो रहा है तो मेरा लेक्चर वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। चलिए फिर इसी के साथ साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।